का फॉर्मूला बता दो मेरे को मनंजय। अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला बता दो मुझे मनंजय। अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला बता दो मुझे। शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट पूछा है। आप मेरे को एक्चुअल बता रहे हैं, शिफ्ट किसका हुआ है ऊपर में वो पूछो। एच ब्रैकेट में 1 माइनस 1। हाँ तो पूरा एच माइनस एच बाय में ऐसे बोलना, ठीक है ना। कितना शिफ्ट हुआ ये वाला। और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा? नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेटरल शिफ्ट का मतलब समझ आ गया था। पैरेलल कितनी शिफ्ट होती है, ज्योमेट्री से अपन वो वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला याद नहीं भी करो तो भी इट्स ओके, फाइन। चलिए सबसे पहले तो शीट के सवाल पूछो। शीट के इलस्ट्रेशन के बाद में इन चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ सवाल दिए थे। हाँ ऑब्जेक्टिव वर्कशीट के सवाल दिए थे। 1 से लेके कुछ 7 तक के बीच में कुछ सवाल दिए थे। पहले ऑब्जेक्टिव वर्कशीट के पूछो, लास्ट ऑब्जेक्टिव वर्कशीट के सवाल पहले पूछो जो भी डाउट। 4th क्वेश्चन आसान वाला, सर्कल वाला है, आसान है। 4th क्वेश्चन कितने लोगों से नहीं हुआ 4th? इतना लल्लू समझते हो, लल्लू है ये सवाल एकदम लल्लू मंजू टाइप का है। इतना ही देखो ध्यान से। ये सेंटर हो गया, इंसिडेंट रे ऐसे आई तो बताओ मेरे को ये इसका नॉर्मल हो गया और ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता मेरे को, म्यू है ना, म्यू ही निकालना ना। और क्या बोला हुआ है कि ये रे बताओ मेरे को जानी तो ऐसे जाएगी लेकिन जाएगी कैसे? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये वाली रिफ्रैक्टेड है। यस और नो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और बताओ मेरे को अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया तो जो नॉर्मल होगा वो ऐसे सेंटर से ही पास होगा, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। अब बताओ मेरे को ये जाना ऐसे चाहिए लेकिन जाएगी कैसे ऐसे? और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसा कुछ बोला हुआ है। हाँ यार तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो बताओ मेरे को यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 sin 60 डिग्रीज इक्वल टू म्यू sin थीटा। ये थीटा ये वाला बोलता हूँ मैं नॉर्मल के साथ। यस सर ये सेंटर है। बताओ ये वाली रेडियस r है तो ये भी रेडियस r है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। यस दिख गया। अब ये थीटा तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कितना? 2 थीटा। अब ये 2 थीटा और ये इसके पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसकी नॉर्मल थी, ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दूंगा तो क्या होगा? म्यू sin थीटा इक्वल टू 1 sin 2 थीटा। 30 डिग्री आंसर आ गया। नहीं समझ आया? इजी था। इतनी ज्योमेट्री तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है नीट वाला। बायो क्या तो क्या हुआ, ये तो 9th 10th वाली ज्योमेट्री है। एक्सटीरियर एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल करना पड़ेगा इतना तो, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, फोर्थ के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, इमेज ऑफ पॉइंट पी। बताओ मेरे को, हवा में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हाई और आप भी कहाँ पड़ी है ऊपर, हवा में। मतलब जो पहला स्लैब आया 1.5 वाला, वो कितना नजर आएगा इस आपको, 1.5 अपॉन म्यू, हाँ या ना। तो 1.5 अपॉन 1.5 कितना हुआ 1। मतलब ये जो पहली स्लैब आई है वो इस आग को 1 सेंटीमीटर तक की दिखाई देगी। फिर और नीचे आया, फिर उसको हवा के अंदर, हवा में ही है, हवा वाला डिस्टेंस 1.5 नजर आएगा। एक और 1.5 कितना हो गया 2.5 के बाद में फिर एक कितना हुआ 3.5, फिर कितना हुआ 5, हाँ या नहीं 5.5, हाँ या ना। ये चीज समझ आई है नहीं आई? मतलब जो टोटल डिस्टेंस था 1.5 और 1.5 3 और 5 6.5 का 5.5 पे नजर आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर अब भी आंसर हो गया? नहीं आया समझ में आ गया? 5.5 हुआ। अब देखो वैसे वास्तविकता में टोटल है कितना, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2 कितना हुआ 6.5। वास्तविकता में 6.5 पे, लेकिन आपको कहाँ नजर आ रहा है 5.5 पे, 1 सेंटीमीटर ऊपर पी। समझ गए? अगला बोलो 9 7 दिया था, हो गया नहीं हुआ। लाइट नॉर्मली ऑन द फेस दिया था या नहीं दिया था? दिया था। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन देखो। Light is incident normally on the face. Light is incident normally on the face 60 degrees, 30 degrees. Light is incident normally on the face as shown the liquid of refractive index mu. Display इसका refractive index mu है। यहाँ पर जो ऊपर रखा हुआ है उसका refractive index आपको दिया हुआ है mu, और इसका refractive index है 3/2। तो what I want कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो एक बात बताओ मेरे को, ये एंगल 90, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल बनाया, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो 3/2 sin 60 इज इक्वल टू व्हाट आई वांट। यहाँ पर TIR हो जाए तो यहाँ पर ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बराबर म्यू आज समझ आए। तो यहाँ पे सॉल्व करने में म्यू की वैल्यू कितनी आई 3√3। अब बताओ मेरे को, अगर म्यू इससे कम हुआ, म्यू अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हो गया मान लो तो रेयर से डेंसर हो जाएगी कहानी, हाँ या ना। और कभी रेयर से डेंसर में रह जाती है तो TIR होता है, तो म्यू की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। आंसर में टिक कर दूंगा, क्या कहते हैं आंसर विल बी बी। बॉम्बे आंसर क्या है समझ गए। और वैसे भी 3√3/4 तो एक नहीं दिख रहा है। अब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन, और उसका मैंने पिक्चर कैसे देखी ऐसे, समझ गए? नहीं समझे? पक्का कॉपी कर लो। आसान था वैसे सवाल, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ 9।
से पहले कोई डाउट? अच्छा 9 ये ठीक सवाल। इसका ये पन्ना गायब हो गया, मतलब आगे वाला, तो प्लीज इसकी स्टेपल की ये पेन निकाल के ये लगा के थोड़ा बड़ा वाला स्टेपल कर देना, क्योंकि अभी ये शीट की जरूरत पड़ेगी अगले 10 लेक्चर्स तक। अभी तो क्या कहते हैं लाइट 1 चल रहा है, फिर लाइट 2 आएगा, फिर इसका डिस्कशन, और इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं करने होंगे, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके थोड़े सब्जेक्टिव सॉल्व एग्जांपल आएंगे। एनीवेज, रिफ्लेक्टिंग surface is represented by the equation, but ray traveling in the negative x direction is directed towards positive y direction reflected from a surface। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को, जो रे ऐसे आ रही होगी, जो रे ऐसे आ रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो जो जाने वाली रे है वो 45 डिग्री पे जाएगी? हाँ या ना? ये चीज समझ आई है नहीं? इसके अलावा क्या कोई ऐसी रे है जो ऐसे जा सकती है? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, सेम हुआ। अदरवाइज कोई दूसरी रे होगी नहीं। तो a ray traveling in the negative x direction directed towards the positive y direction after reflection from the surface at point P, the coordinate of the point P। अब मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। आंसर क्या नन ऑफ दीज है क्या? a by root 2 आंसर है। देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना है? रेडियस के बराबर। ये एंगल 45 तो ये भी 45, तो इसका x कंपोनेंट कितना हुआ? a cos 45, y कंपोनेंट कितना हुआ? a sin 45। तो a by root 2, a by root 2 ऑप्शंस में नहीं दिखाऊंगा। समझे नहीं समझे? तो 45 डिग्री वाली बात आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या 45 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, आप यहाँ पर अगर बोलते हो तो ये रे ऐसी है, ये वाला एंगल बढ़ गया, मेरे को तो y के अलॉन्ग पैरेलल टू y चाहिए। और बोलो बस, ये और कोई डाउट है? चलिए आगे आ जाओ इन चैप्टर एक्सरसाइज में। और एक रिक्वेस्ट है, 2-3 डाउट भेजा करो, एक साथ नॉट आउट भेज दो, मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, क्लास में पूछना है। ठीक है, अलग से लोग क्या कहते हैं, 2-3 हो तो फिर मैं, मेरी इच्छा होगी, इच्छा शक्ति मेरी इतनी प्रबल होगी, मैं 2-3 देख लूं। एक साथ 9 होंगे, मैं वो देखूंगा ही नहीं, डाउनलोड भी नहीं करूंगा, टू बी फ्रैंक। हाँ बोलो। सेकेंड क्वेश्चन, सबका कॉमन डाउट लग रहा है। व्हेन अ फिश looks up at the surface of a perfectly smooth lake, the surface appears dark except inside a circular area directly above it. Calculate the phi। देखो ये लेक, ये मछली, मछली ऊपर देखती है, when a fish looks up at the surface of a perfectly smooth lake, the surface appears dark except inside a circular area directly above it। यहाँ पर तो इसको उजाला दिखता है, लेकिन यहाँ पर उसको डार्क दिखता है। क्यों? कि यहाँ से आगे फिर टी यही आ रहा है। समझे या नहीं समझे? सर जो सोर्स है रेस का वो किसे माने? यहाँ से आके जा रही है, अगर बाहर चले जाएगी रे तो उसको बाहर का उजाला दिख जाएगा। हाँ यार, लेकिन यहाँ से तो वापस रे अंदर आ गई तो अपीयर डार्क। तो आपको यहाँ पर ये व्हाट इज द एंगल फाई दैट इज इल्यूमिनेटेड, ये वाला एंगल निकालना है आपको। कौन सा?
आंसर कैसा दे रखा है इन टर्म्स ऑफ, हाँ दिया हुआ नहीं है तो बस समझ गए। आपको क्वेश्चन में तो डेटा देना हुआ, ये वाला एंगल निकालना है तो बताओ ये वाला एंगल क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर तो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल सेम होगा, तो बस आंसर क्या हो गया sin थीटा क्रिटिकल बराबर 1/2। समझ गए या नहीं समझे? ये थीटा क्रिटिकल ये वाला एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, आंसर क्या हो जाएगा 2 थीटा। सर ये पूरा एंगल नहीं होगा जो प्लेनर एंगल है तो 2 थीटा सी, अगर ये सॉलिड एंगल की बात कर लेंगे तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सी। सॉलिड एंगल थोड़ा बहुत याद है, ये वाला एंगल पता है तो ये वाला सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, और बोलिए 6th क्वेश्चन। छठा सवाल क्या है भाई, a layer of benzene floats on water. If the angle of incidence of the light entering the benzene from air, what is the angle makes? Is the vertical in the benzene and water? तो करो ना, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा मेरे ख्याल है ना। अब कर लोगे 1 sin 60 इक्वल टू बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5 sin थीटा, फिर 1.5 sin थीटा इक्वल टू 4/3 sin 5। नहीं समझ आ रहा है यार? देखो ना, पानी पे बेंजीन, ये पानी है, पानी पे ये है बेंजीन, ठीक बात है, और नीचे वापस से एयर है और ऊपर भी एयर। रे आई कितने से आई 60 डिग्री, चली गई और चलेगी, ये वाला एंगल बोल दो थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल बोल दो फाई, ये भी हो जाएगा फाई, और ये यहाँ पर वापस से निकल गया, ये एयर है, ये वाला एंगल वापस हो गया 60। तो 1 sin 60 इक्वल टू बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 sin थीटा इक्वल टू पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 sin। एचसीडी में कुछ सवाल ये करके आए हो, उसमें डाउट होंगे, बोलो 11 दिया था, ठीक है 11 बता देंगे, और बोलो 19 हो गया। 19 तो वैसे ही है जैसा वो था 1.5 वाला, इनफैक्ट वही है क्या, नहीं थोड़ा सा अलग है बट कंसेप्ट वही है। हाँ यार, तो चलो सबसे पहले बताओ 11 कितने लोगों से हुआ, कितने लोगों ने नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, वरना दिया नहीं किया, अटेम्प्ट तो कर लिया, क्यों नहीं किया? नहीं करी। 11th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बट हुआ नहीं, समझ नहीं। देखो ध्यान से, a concave mirror of radius r is kept on a horizontal table, water of refractive index mu is poured, पानी भर दिया है, where should an object be placed so that its image is formed on itself? बताओ मेरे को, इस कांच के लिए पूरी दुनिया क्या है, ये कॉन्केव मिरर क्या बोलेगा, पूरी दुनिया में पानी भरा है, उसको ये थोड़ी ना पता है कि सिर्फ h हाइट तक में पानी भरा हुआ है, ऊपर तो हवा है, लेकिन उसको जैसे ही ऊपर क्या दिखेगा पानी, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया पानी पानी पानी। हाँ यार, याद करो अपन ने वो एक सवाल किया था कल जिसमें मछली, कांच और पक्षी था। हाँ यार, याद आया? ऐसे भरा हुआ था पानी, तो कांच के लिए तो पूरी दुनिया क्या थी, पानी थी। तो कांच क्या बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो h था, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने म्यू h कर दिया था। हाँ यार, और उस हिसाब से नीचे h प्लस म्यू h पे इस पक्षी की इमेज बना दी थी, यस और नो, याद है नहीं याद? तो इस कांच के लिए पूरा जीवन। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो कॉन्केव मिरर है जिसमें मैंने यहाँ पर पानी भर दिया है h हाइट तक, ये कॉन्केव मिरर के लिए पूरा जीवन पानी पानी। हाँ यार, तो बताओ यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, h नापेगा। अब ये वाला डिस्टेंस मान लो कुछ l है, तो बताओ ये l को कितना रीड करेगा, म्यू l। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, लेकिन फॉर द मिरर इट वुड अपीयर टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। हाँ या ना? तो बताओ फॉर मिरर ऑब्जेक्ट विल बिहेव टू बी प्रेजेंट एट h प्लस l टाइम्स म्यू। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, हाँ यार पक्का।
अब बताओ अगर मिरर के लिए ये वाला डिस्टेंस टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है तो ये क्या बोलेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज होगी। हाँ या ना, बात समझ आई है नहीं आई? नहीं आया भाई। एक कॉन्केव मिरर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। हाँ, तो जब हवा है तो ये वाला पूरा डिस्टेंस r है, हवा नहीं है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितना पड़ा h, ये वाला कितना पड़ा ये। अगर फॉर मिरर इफ दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल कोइंसाइड, हाँ या ना। तो बस यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ गई, r माइनस h अपॉन म्यू। आंसर चेक करो, 11th का आंसर आ गया आपका r माइनस h अपॉन म्यू। समझ गए, हाँ या ना? क्योंकि ये कॉन्केव है तो उससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा व्यू एंड ऑफ हैं? एच का। मतलब जैसे प्लेन मिरर नियर नॉर्मल इंसिडेंस है ना, नियर नॉर्मल इंसिडेंस है ना। नहीं आया तो देखो इसका रे डायग्राम कैसे होगा। देखो इसके रे डायग्राम का अगर मैं सोचूं तो यहाँ से रे आएगी, बताओ मेरे को, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर आके गिरेगा सच दैट ये यहाँ से आता हुआ नजर आएगा और ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये वाली जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। समझ गए? पक्का? इतनी सी चीज सोचनी थी। और बोलो कौन सा नहीं हुआ? 16 का क्वेश्चन कौन सा वाला है भाई? सर इसमें सिर्फ सन की रेस कैसे आएगी? 16 a small piece of wood is floating on the surface of a 2.5 meter deep. Where does the shadow form on the bottom when the sun is just setting? 90 डिग्री ले लो, देखो ध्यान से कितने लोग हैं? 16 सन इज जस्ट सेटिंग मतलब ढल रहा है, सन इज जस्ट सेटिंग। बस आज की सेवाएं समाप्त। ठीक है, तो अगर सूरज ढल रहा है तो बताओ ये पानी की सरफेस है, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो रेज कैसे आ रही है? बात बताओ मेरे को, सन से रेज कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर। हाँ यार, अब बताओ मेरे को, ये रे इधर चली जाएगी? सर इधर हाँ, इधर 89 डिग्री जाएगी अंदर। हाँ यार, अब जहां अंदर जाएगी वहां पर इसकी इमेज बना देगी। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं आई? नहीं यार भाई, सूरज ढलता हुआ है, जस्ट सेटिंग, पूरा गया नहीं 89 डिग्रीज पे। दिस एंगल इज 89 डिग्रीज, तो बताओ मेरे को 1 sin 89 इज इक्वल टू म्यू, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू sin अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा। हाँ यार, बात समझ आई? sin 89 को मैं लगभग 1 बोल दूं? हाँ बोल रही है। म्यू कितना दे रखा है? 4/3, तो sin अल्फा 3/4 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक तो ये 2.5 मीटर दे रखा है ना, ये 2.5 मीटर दे रखा है, और फिर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? फ्रॉम द बॉटम। हाँ ठीक है, मतलब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है x, तो बताओ मेरे को इस ट्रायंगल में sin अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 3/4 इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट में 2.5 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, बस खत्म हो गया। कॉपी कर लो, नहीं आया? और दिव्यानी, आपको मैंने HCB के 5 या 10 सवाल दिए थे और शीट के भी टोटल 5 या 10 सवाल दिए थे, 15, तो शीट के तो 10 सवाल दिए थे। हाँ,
नेक्स्ट बोलो 17th कौन सा है 17th? An object is focused microscope छोड़ दो इसको, माइक्रोस्कोप भी नहीं पढ़ा है। और बोलो 20 तो इजी है, 20 हो गया। 20 मेरे को लगा दिया ही नहीं था, मैंने एक्चुअली ओके 20 दिया था, 20 क्रॉस ऑप्शन है। हो गया आपसे के ट्रांसपेरेंट स्लैब आर अरेंज्ड वन ओवर अनदर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 mu2 and mu3 and thickness are an object is seen through this combination with nearly perpendicular light find the equivalent refractive index of the system which will allow the image to be formed at the same place। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितनी मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दी है, अलग अलग के नंबर। ऑप्टिक्स इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? इजी लग रहा होगा होपफुली। देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 ऐसी बहुत सारी रखती, ठीक है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 mu2 mu3, लास्ट वाली का mu के, t1 t2 tk, ठीक बात है। यहाँ पर लास्ट में एक रखा हुआ है पॉइंट, मैं देख कहाँ से रहा हूँ, ऊपर से। बताओ ये जो सिक्का है वो कहाँ नजर आएगा? ये t कितना नजर आएगा? ये जो सिक्का होगा कहीं यहाँ पर नजर आएगा, और ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा t, क्या मैं बोल सकता हूँ वो इसके बराबर हो जाएगा? हाँ यार, t डैश बोल दो। ये बात समझ आई है नहीं? अग्रीड? h बाय म्यू होता है तो t अपॉन म्यू सबको जोड़ दिया, इफेक्टिव। शिफ्ट कितना होगा? पूरे में से ये घटा दूंगा तो इतना शिफ्ट हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? अब मैंने एक सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का एक मैंने स्लैब ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी, t1 प्लस t2 प्लस tk। यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है तो वो कहाँ पर नजर आएगा मेरे को बताओ? इसके लिए भी t डैश चाहिए हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, t डैश की वैल्यू में क्या बोलूंगा, t1 प्लस t2 प्लस tk होल डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू समेशन ti अपॉन म्यू आई, वेयर i इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to k। हाँ यार, और मेरे को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो बताओ मेरे को रिजल्टेंट का जो अपेरेंट म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ti i इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to k डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी चीज। आंसर हो गया। समझ गए नहीं समझे? हाँ देखो आंसर भी चीजें को भयानक सा होगा। देखिए कॉपी कर लो।
डन। अगला बोलो बस। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल क्या है कि कॉनकेव मिरर क्या है? एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ जिसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइन। यहाँ पर एक ही स्लैब रखी हुई है जिसकी थिकनेस है कितनी? 3 सेंटीमीटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 3/2। ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस ले लो, कितना लेना है? चलो ले लो 15 सेंटीमीटर ले लो, और ये वाला डिस्टेंस कितना लेना है? अठारह सेंटीमीटर ले लो। ठीक है। बस सवाल खत्म हो गया। बताओ इमेज कहाँ है? फाइंड द इमेज आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। तेज बोलो। ठीक, कैसे मतलब क्या सोच रहे हो? बताओ आपको दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, तो कितना है? हाँ, तो आपने दिमाग में रखा। एकदम सही है, गुड। थोड़ा दिमाग चलाओ। आप क्या कर रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, नाइस। चलो दो जन तो सोच पा रहे हैं। देखो ध्यान से। एक्चुअल इमेज की डिस्टेंस वो मतलब जो भी आएगा वो एक्चुअल इमेज डिस्टेंस नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो आगे की तरफ बनेगी। इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट। पहले तो देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर, मिरर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ दिखेगा? यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हवा है, ये कितना पकड़ेगा इसको? 15।
फिर यहाँ और इधर गया, ये कितना, ये 3 होगा, लेकिन ये दिखेगा किसको, उसको 3 डिवाइडेड बाय 3/2 कितना हुआ, 3 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस यहाँ पे वापस से हवा आ गई है, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो क्या मैं बोल सकता हूँ u की वैल्यू विल बी इक्वल टू कितनी, कॉनकेव मिरर विल सी द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड ओवर एट दिस डिस्टेंस। बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, 15 और 35, तो ये आ गया -35। हाँ या ना, बात समझ आई है नहीं, ये चीज समझ आई है नहीं। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहेगा, वास्तविकता में कितने पे है ये, 15 और 3 कितना हुआ 18, 18 18 कितना हुआ 36, बट स्लैब की वजह से वो एक आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। देखो ध्यान से, वैसे ओरिजिनल 36 है, लेकिन मिरर को ये कहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर। तो एक बात याद रखेंगे कि ये जो एपेरेंट शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी का t इंटू 1 माइनस 1/μ, ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो ये एपेरेंट शिफ्ट है, बताओ t की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 1 माइनस 1/3/2, तो बताओ ये शिफ्ट कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। एंड ये जो शिफ्ट होता है, ऐसे याद रखेंगे कि जो अपेरेंट शिफ्ट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होता है। तो इंसिडेंस किस तरफ चल रहा है, इस तरफ 1 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, मतलब इस स्लैब की वजह से ये जो O है वो O यहाँ नजर आएगा इस मिरर को। बात समझ आ गई, हाँ। तो बताओ अगर U को मैंने -35 लिया, F को मैंने -10 लिया, तो सॉल्व करके V कितना आता है बताओ, हाँ -14 पक्का। क्या सबका ये है, मैं भी कर देता हूँ, और क्या 1/v -1 ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/-10 और 1/v इक्वल टू 1/35 -1/10 10 -25 -25 1/v इक्वल टू -25/35 और 10 5 5 5 7 v की वैल्यू -14, मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी फाइनली, यहाँ से ये रे आई। देखो ध्यान से, अगर मैं रे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये रे इधर आई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल से दूर चली गई, तो ये कहाँ से आती हुई दिखी, यहाँ से आती हुई दिखी, अब ये टकराने के बाद में यहाँ पर आ गई है। देखो ध्यान से, बात समझ आई है नहीं, हाँ यार। तो फाइनल आंसर इज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। सर अगर V स्लैब के पीछे आता तो फिर से अभी V की वैल्यू कितनी आई, -14। बात समझ आई या नहीं आई, अरे नहीं आया क्या, इधर करते क्या, मतलब यहाँ पर बन रही है इमेज, ये कितना है 14, कॉपी करो पहले इतना। डन।
अब देखो इधर, अब इसमें एक और टाइप्स का क्वेश्चन आता है जिसमें फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो v जो है ना, मान लो -20 आता, मान लो v जो है वो -20 आता तो 15 तक तो यहाँ चल देते, लेकिन ये जो 5 है वो यहाँ नहीं होता, थोड़ा सा वापस से इधर होता। देखो ध्यान से, फिर क्या होता, जो रे आ रही थी वो कहाँ मिलने वाली थी, ये एक्चुअली 20 पे होना था तो कहीं पीछे हो जाएगा, तो कितना पीछे शिफ्ट हो जाएगा, वापस से 1 के शिफ्ट आ जाएगा। बात समझ आई? देखो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके इसको लेटर से 8 सेंटीमीटर कर देता, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ द गिवन डिस्टेंस इज, मैंने 8 सेंटीमीटर क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलेगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगी, तो क्या पता अभी सॉल्व करने पे v कुछ बड़ा आ जाए। बताओ मेरे को अभी कितना आ रहा है, अभी u कितना हो गया, 15 प्लस 2 प्लस 8 25, u अगर -25 लिया f और अगर -10 लिया तो बताओ v कितना आता है सॉल्व करके। फिफ्टी बाय 3 आ रहा है, कितना हुआ लगभग, मैं 50 बाय 3 हो गया आपका लगभग 16 पॉइंट समथिंग। ये तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ही कहीं बन जाएगा। खैर ये यहाँ पर बन रही है मैच कहीं इसके अंदर, अपन को ये नहीं चाहिए तो अपन इसको और चेंज कर लेते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी रिपीट करो क्वेश्चन को। इसके अंदर बन रहा है, देखो ध्यान से, इसके अंदर बन रहा है तो क्या कहते हैं, इसके अंदर बन रहा है, देखो कैसा होगा, मेरा यहाँ पे सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है, ये कितना लिया था मैंने 50, अभी मेरा भी कितना आया -50/3 बोले तो -16.33 हुआ, 3 1 जा 3 20 6 जा वापस कितना आ गया 2 नहीं 6 16.67 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से जो भी जा रही है इधर जा रही है, इधर जा रही है, अब ये मिलने वाली कहाँ थी, ये वाला डिस्टेंस कितना था 15 प्लस ये मिलने वाली कहाँ थी, 15 के बाद में 1.6 पर मिलने वाली थी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी 1.6/μ। समझ गए? तो ये वाला डिस्टेंस कितना बोल दोगे, नहीं सॉरी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय मी, 1.6, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ से जो रे जा रही थी, रे डायग्राम से सीखो, ये जो रे जा रही थी बताओ मेरे को, ये जाने वाली तो ऐसी होगी लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो कहीं पीछे जाके मिलेगी, तो 1.6 इंटू म्यू बोले तो कितना हुआ, 1.6 इंटू 3/2 कितना हुआ 15 जा लगभग 2.3, तो ये 2.3 पे आके मिलेगी, तो इमेज मेरे को 15 प्लस 2.3 पे अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दोगे। हाँ यार बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ यार रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखो ये ज्यादा कैसे हुआ, ये तो समझ आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 है, उसके बाद में इसको कितना चलना था 1.6, देखो ना 15 इसमें से घटा दो तो 1.67 ही तो होगा, मतलब अगर ये नहीं होती यहाँ पर तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1.67 पर यहाँ पर इमेज बन जाती। हाँ ना, इस चीज को जूम करके देखो, अब इस चीज को जूम करके देखो, ये रे ऐसे आ रही थी और ये यहाँ पर मुलाकात करती, कहाँ पर 1.67 पे, ये मैंने बनाया नॉर्मल। बताओ मेरे को ये रे जाने वाली ऐसी थी लेकिन द रे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस और नो, बिकॉज़ द मीडियम हैज बिकम डेंसर। तो इस मेरे को 1.67 को बड़ा करना है, तो 1.67 को बड़ा कैसे करूंगा मैं, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके। हाँ यार समझ गए पक्का। वही अगर u की वैल्यू, अगर v की वैल्यू सॉल्व करने पे, लेटस से v की वैल्यू सॉल्व करने पे -20 आती, 15 के बाद में कितना यहाँ चलेगी 3, तो 15 प्लस और 5 चलना था, उसमें 3 इसमें यहाँ पर जो है 3 है वो 3 की बची, 3 में और बाहर जो हवा वाला है वो और चल जाएगा,
तो 5 चल गया, हाँ है ना, देखो ध्यान से 15 और 5 20 करना था, तो हवा में तो कितना है, ये 3 तो यहाँ चला, वो इतना हो गया, एंड अकॉर्डिंगली आंसर आ जाए। बात समझ आई है नहीं है? हाँ यार पक्का? मेरे ख्याल में इसमें और ये वाला केस सब कवर हो गया है, समझ गए? ऐसा कोई और सवाल आगे मिलेगा आपकी शीट के अंदर, है एक ऐसा सवाल, इनफैक्ट लाओ शीट दो अभी कर लेते हैं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? शीट के बाकी सारे पन्ने कहाँ गए? दूसरी शीट दे तो पूरी है। कहीं और है उस वाले शीट में। चलो ये समझ गए? हाँ या ना? आगे कल नहीं क्वेश्चन मिलेगा, डील कर लेना, नहीं हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। मिटा दो। चलिए अब हेडिंग डालेंगे। प्रिज्म। डन? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कितने लोगों ने देखा हुआ है? प्रिज्म रियलिटी के अंदर देखा हुआ है, स्कूल में बताया हुआ, ठीक है? कुछ भी नहीं होता है। अगर आपसे कोई प्रिज्म की डेफिनेशन बोले तो आप कैसे बोलोगे? प्रिज्म क्या होता है? डेफिनेशन ठीक है, वो जबरदस्ती वो बना रहा ना, वैसे ही समझ, जो चीज देखी हुई है उसको आप रिलेट कर पाते हो, मतलब जो चीज आपकी विजुअलाइजेशन में आ जाती है उसको आप समझ सकते हो। तो प्रिज्म इज नथिंग बट अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रिज्म इज नथिंग but an optical instrument with a rectangular base having two rectangular faces inclined at an angle, and angle is known as angle of prism. ये उसकी डेफिनेशन होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो प्रिज्म होता है, जैसा हमको प्रिज्म पता है, इस टाइप का, नीचे वाला बेस रेक्टेंगुलर, ऊपर दो इंक्लाइंड ट्रायंगल, दो इंक्लाइंड रेक्टेंगल्स, ये वाला जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाता है? और एक और नाम होता है इसका, प्रिज्म एंगल। और एक और नाम होता है इसका क्या? और एक और नाम होता है इसका क्या? एपेक्स एंगल। अ प्रिज्म विद एपेक्स एंगल इतना डिग्री, अ प्रिज्म ऑफ एंगल इतना, एंगल ऑफ प्रिज्म, सब बातें एक ही। बात समझ में आ गई है? तो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ से आने वाली रेस इंसिडेंट रेस, यहाँ पर ये वाली कौन सी हुई? रिफ्रैक्टेड, और ये बाहर निकलती हुई कौन सी हो गई? एमर्जेंट। ठीक है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, एमर्जेंट।
तो मेरे को यहाँ पर अगर प्रिज्म की बात करनी है तो मैं प्रिज्म का सीधा फ्रंट फेस ही बनाऊंगा हमेशा। मैं प्रिज्म का सीधा फ्रंट फेस ही बनाऊंगा। This is incident and this is emergent। अब बताओ मेरे को एक इक्वेशन क्या होगी। ये नॉर्मल है, ये वाली भी नॉर्मल है और ये वाला एंगल ए। तो बताओ मेरे को एक इक्वेशन हो जाएगी 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन, एक और इक्वेशन हो जाएगी म्यू साइन r2 इक्वल टू 1 साइन। ये बात समझ में आती है, इजी। और एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी, बताओ मेरे को ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल r1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो 90 माइनस r1 प्लस 90 माइनस r2 प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे को एक और इक्वेशन क्या मिल गई, 90 90 180 को खा गए, a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ये चीज समझ आती है, हाँ बेसिक। हाँ अब आपसे कोई पूछे बताओ मेरे को यहाँ पर पहले इंटरफेस पे रे कैसे जाने वाली थी, ऐसे जानी थी, रे कुछ नीचे की तरफ डेविएट हुई, कितनी डेविएट हुई, डेल्टा 1। यहाँ पर जो ये वाली रे है जाने वाली तो ऐसी थी, कितना नीचे की तरफ डेविएट हो गई, डेल्टा 2। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल डेविएशन, तो आप बोलोगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डायरेक्शन क्या है टोटल डेविएशन का, दोनों सेम डायरेक्शन में। बताओ डेल्टा 1 किसके बराबर होगा, i माइनस r1 दिखा है नहीं दिखा, देखो ध्यान से। ये पूरा एंगल i है तो ये पूरा एंगल i होगा, ये r1 है तो ये डेल्टा 1 प्लस r बराबर i। तो डेल्टा 1 क्या आ गया, i माइनस r1। हाँ आया ना, अरे हाँ ना बोलो। प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, e माइनस r2। देखो ध्यान से, ये वाला r2 है तो ये वाला भी r2 होगा, तो r2 प्लस डेल्टा 2 बराबर ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू व्हाट, e माइनस r2 लिख दिया है। तो जो टोटल डेविएशन का फॉर्मूला आगे क्या आ गया, i प्लस e माइनस r1 प्लस r2। और इस फॉर्मूले का एक और रूप क्या हो जाएगा, i प्लस e माइनस a, क्योंकि r1 प्लस r2 तो एक के बराबर है। ये प्रिज्म की बेसिक इक्वेशंस होती है, कोई सा भी प्रिज्म का सवाल आएगा यही से ही निकलेगा। बात समझ आई, हाँ यार कॉपी करो। प्रिज्म इजी होता है।
डन। इसमें कुछ भी आपने रटा है क्या? सब अपन ज्योमेट्री से, स्नेल्स लॉ से चीजें निकाल पाए हैं? हाँ यार। इसमें कुछ याद करने लायक तो नहीं है? इजी है, ठीक है फिर। तो जो इकलौती चीज प्रिज्म में याद रखी है वो क्या है? देखो यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लिया हो तो बताना, कर लो बताओ। क्या चीज याद करनी होती है इसमें? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। बताओ कब आती है एक प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूंगा, देखो ये रे अभी ऐसे जा रही थी, मैं मान लो इस रे को ऐसे खींच देता हूँ तो ये रे सीधी जाएगी और फिर थोड़ी नीचे चली जाएगी। वहीं अगर मैं इस रे को और ऐसे भेजता हूँ तो ये थोड़ी जाएगी इधर, फिर और चली जाएगी ऐसे। तो अगर मैं एंगल आई को चेंज कर रहा हूँ, अगर आई को चेंज कर रहा हूँ तो R1 बदल रहा है, हाँ। अगर R1 बदल रहा है तो R2 बदल रहा है, हाँ। अगर R2 बदल रहा है तो E बदल रहा है, हाँ। तो I और E दोनों बदल रहे हैं और A तो कांस्टेंट है तो डेल्टा टोटल डेविएशन भी चेंज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेविएशन जब मिनिमम होगा तब एक कंडीशन है जो हमको याद करनी है, वो क्या है? किसी को याद है? एग्जैक्टली, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, आई जब ई के बराबर होता है उस समय मिनिमम डेविएशन, जब आई ई के बराबर होता है तब डेविएशन मिनिमम। बात समझ में आई? है ये आई कहाँ से? नन ऑफ आर डिस्टेंस। इसका जो डेरिवेशन होता है वो जेई के सिलेबस में भी कहीं भी नहीं, बस आपको याद करना कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस देन मिनिमम डेविएशन कम्स। तो बताओ मेरे को मिनिमम डेविएशन की जगह में क्या लिख सकता हूँ? आई और ई के बराबर है तो 2i माइनस ए। हाँ, तो आई की वैल्यू इसके बराबर आ गई। बात समझ आई नहीं? अब बताओ मेरे को, अगर आई ई के बराबर है तो क्या R1 R2 के बराबर हो जाएगा? हाँ या नहीं? अगर आई ई के बराबर है, अगर आई ई के बराबर है तो क्या R1 R2 के बराबर हो जाएगा? यस। तो उस समय पर R1 R2 दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? A बाय B। बात समझ आई? तो आपको एक और फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? आई की जगह ये रख दो और R1 की जगह A बाय 2 रख दो। तो जो म्यू का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू साइन A बाय 2। जब आपको मिनिमम डेविएशन दे रखा हो तो उस पॉइंट पर म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बात समझ आई? हाँ या? और अगर मैं यहाँ पर, ये आपने लिख लिया है करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं किस किस का? आई और डेविएशन का, टोटल डेविएशन का। तो ग्राफ आता है कैसा आता है? कुछ ऐसा। तो जब आई की वैल्यू ई के बराबर होती है तब जो डेविएशन आता है वो मिनिमम डेविएशन आता है। बात समझ में आई? आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जब मान लो आई की वैल्यू है कुछ x डिग्रीज तो डेविएशन कितना है? लेट अस से डेल्टा 1। तो सिमिलरली यहाँ पर जब आई की वैल्यू होगी कुछ y डिग्रीज तब भी सेम डेविएशन होगा। हाँ, तो जब आई की वैल्यू x होगी तो डेविएशन कितना हो गया? लेट अस से ये डेल्टा। ठीक है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू y हो गई तो देखो ध्यान से, वो क्या रहा है? जब आई x के बराबर है तो e y के बराबर,
और जब आई y के बराबर है तो e x के बराबर है। ये कैसे हुआ? इधर से रे गई तो ये वाला x, तो यहाँ से रे y से निकल गई। अब मैंने इसी रे को उल्टा करके भेजा तो ये वाली रे कितना एंगल बना रही है y, तो उस समय पर ये वाली रे यहाँ से कितना बना रही होगी x। तो देखो यहाँ चीज तो सेम है, बस ये तो मैग्नीट्यूड है डेविएशन का। एक बार जब रे ऐसे गई तो किस तरफ झुकी? क्लॉकवाइज। एक बार जब इधर गई तो किस तरफ झुकी? एंटी क्लॉकवाइज, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। बात समझ आई ये वाली? हाँ यार, ये जब i की वैल्यू x है उस समय पर अगर e की वैल्यू y है तो एक i की वैल्यू y होगी तब e की वैल्यू x होगी। इन दोनों पॉइंट्स पर डेविएशन की वैल्यू सेम आएगी। हाँ यार, नहीं आएगी क्योंकि एक बार यहाँ से रे भेज दी, अब इसी रे को उल्टा पकड़ लिया मैंने। तो जब ये i x है और ये y है तो जब यहाँ से आ रही है तो i, समझ गए नहीं समझ गए? ये e पूरा वाला है, ये वाला समझे या नहीं समझे? नॉर्मल के साथ आपको तो ये डायग्राम बनाना है और ये चीज लिखनी है, कॉपी काइंडली कॉपी। ये ग्राफ ऐसा एग्जैक्टली क्या कहते हैं, पैराबोला के जैसा नहीं होता इसका शेप। इधर देखो, ऐसा मत बना देना यूं, थोड़ा सा अलग है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा फर्क है, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ो। हाँ ना बोलो। एक क्वेश्चन लिखिए। A ray enters into the prism normally as shown in figure. A ray enters normally into the prism as shown in figure. कैसा प्रिज्म है ये? आइसोसेलेस की स्पेलिंग क्या होगी? क्या सही लिखी है या गलत लिखी है? ISOSCE
LES समझ गए। आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब क्या हुआ? ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। एंड द रे एंटर्स normally and one of the sides of this isosceles portion is silvered, ठीक है। ऐसा आपको दे रखा है पिक्चर। रे enters normally on one of the faces and the other face is silvered. as shown in figure, यहाँ तक कॉपी कर लिया। फिर आगे लिखेंगे finally this ray goes out of the prism. Finally this ray goes out of the prism making an angle 90 degree with the base. Making an angle 90 degree with the base. Determine the apex angle. Determine the apex angle or angle of prism. नहीं, finally the ray goes normal from the base. Find the apex angle. क्या हो गया? आसान है सवाल। हाँ बोलो। ये आपका संघर्ष है। कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
क्या 180 डिग्री भयानक। थोड़े से अपने दिमाग पे जोर डालो। मैं बताऊं या सोचोगे? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर सिल्वर कर रखा है तो यहाँ पर क्या कांच क्या रखा है? यहाँ पे नहीं सर, वो सीधी कैसे चलेगी? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, नॉर्मल के साथ में जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जीरो। कभी भी अपन समझ गए नहीं समझे? तो ये ऐसी सरफेस है, ऐसे आया तो ये नॉर्मल भी यही है, आने वाली रे ऐसी तो ऐसी जाएगी ना, आई जीरो आर भी जीरो। अगर आप ये ऐसा बनाते हो तो क्या ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जबरदस्त। नहीं मेरा तो 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री कुछ ऐसा होगा इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक। ये 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल बनाया, यहाँ पर TIR करवाया, अब चमका। जरूरी है कि यहाँ जाने की बात नहीं है आपको नीचे में। अब जब दिख रहा है कि यहाँ से नहीं जा सकती है तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। बात समझ आई है नहीं है? कि कोई सोच पा रहा था? ऐसा सोचो ना, क्या है इसमें ऐसा? ठीक है, नहीं आया? ठीक है ना? आप प्रिज्म को अगर ऐसा बनाओगे, मैंने प्रिज्म को ऐसे बनाया, दोनों में फर्क है। हाँ, ये होगा एक्चुअल रे का रास्ता। अब बताओ आंसर। इतना ही टाइम मिलेगा पेपर में भी। अगर आपने उस रे का सही रास्ता पकड़ लिया तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर रे का सही रास्ता नहीं पकड़ा तो बस नहीं पकड़ पाओगे। आंसर निकाल के रखोगे या भी करोगे? ऐसे बहुत सारा डिफिकल्ट नहीं करो, अभी 2 मिनट का सवाल है। चलो आंसर निकाल के रखो, ब्रेक ले लो। 15-20 मिनट में मिलते हैं। वो क्या कहते हैं, वो भैया आएंगे ना यहाँ पे जो बोर्ड साफ करते हैं, उनको बोलना नहीं करें बोर्ड साफ। खैर कर भी दिया तो वापस से बना।